हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो पेन पेपर लेके बैठ जाएं। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं और करते हैं डिटेल्स। चीन से कैट क्यू नए वायरस की उपस्थिति की चेतावनी दी है। कैट क्यू वायरस जो है सुअर या मच्छरों से फैल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऑफ इंडिया पुणे द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह कैट क्यू वायरस जो सुअर में पाया जाता है, जो मच्छरों से इंसानों में फैलता है, आईसीएमआर के अनुसार यह दिमागी बुखार का कारण बनता है। इसे ही इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा चीन से कोविड-19, हंता और टिक वायरस जैसे वायरस जो आप सभी जानते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां जो है उसका एक ट्रिक्स है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे को पो ए चे लिखा हुआ है। इसका हम लोग समझते हैं क्या है। तो रे से है रेबीज, ख से है खसरा, ह से है हर्पिस, मेनिंजाइटिस, ह से है हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू बुखार जिसे पित्त ज्वर भी कहते हैं, गला सोध जिसे मम्स कहते हैं, इन्फ्लुएंजा जिसे स्वाइन फ्लू या H1N1 वायरस कहते हैं। ये सभी वायरस से होने वाले डिजीज हैं जो आपको लिख लेना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। क्या है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी की गई। प्रथम रक्षा खरीद प्रक्रिया किस वर्ष प्रख्यात की गई थी, मतलब किस वर्ष लाई गई थी? 2002 में लाई गई थी दोस्त। क्या है इसमें पूरा डिटेल्स हम लोग समझते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है नई रक्षा प्रक्रिया का अधिग्रहण किया गया। इसको हम लोग DAP कहते हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर। और ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर जो है वो पहले जो है 2002 में इसी को DPP कहा जाता था, जिसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और DAP जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस जो है, जिसको हिंदी में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया कहते हैं, इसमें सुधार किया गया है। और क्या क्या सुधार किया गया है तो हम लोग इसमें समझते हैं और क्या है ये पूरा मुद्दा। क्या है कि अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी 2019 में, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी है कि भारत का डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीड्योर है वो कैसा होना चाहिए। मतलब कोई भी देश से अगर हम लोग डिफेंस का सामान खरीदता है भारत, तो उसमें क्या रणनीति होना चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, तो वो आ गया है और यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा DAP। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसके रूल के हिसाब से अब हम लोग कोई भी देश से लीज पर या किराए पर डिफेंस सामग्री ले सकेंगे। क्यों ले सकेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी गिरीश मुर्मू को बनाया गया है, आर्टिकल 148 के तहत ये आता है। और ये जो कैग होते हैं ये विपक्ष के एक बड़े नेता होते हैं, जिसका काम होता है ऑडिट करना, किसी भी चीज़ में लेख लिखना। जो भी गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती है तो उस पर नियंत्रण रखती है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है, इनके रिपोर्ट में कहा गया है कि डसोल्ट कंपनी, जिससे भारत राफेल लिया था, ये कंपनी ने भी बहुत सारे ऑफसेट क्लॉज दिए थे। ऑफसेट क्लॉज क्या होता है? तो ऑफसेट क्लॉज वो होता है जो किसी देश की रक्षा सौदे या फिर कोई भी देश किसी देश से किसी भी चीज़ का सौदा करता है तो उस सौदे के अंतर्गत और क्या क्या दिया जाएगा। जैसे राफाल के तहत दिया गया था भारत को कि भारत को जो है राफाल का टेक्निक ट्रांसफ़र करेगा फ्रांस। लेकिन क्या हुआ है कि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से कहा गया है कि जब से आज़ादी हुआ है तब से अब तक भारत में 95% ही ऑफसेट क्लॉज को पूरे किए हैं कोई भी कंपनी ने। तो इसलिए ऑफसेट क्लॉज को ख़त्म कर दिया जाएगा इस कानून में कि ऑफसेट क्लॉज हम लोग रखेंगे ही नहीं। यानी कि कोई भी देश से हम लोग कोई भी रक्षा उपकरण खरीदेंगे तो वो खरीदने से पहले ही तय हो जाएगा कि ये मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा, हमको ऑफसेट क्लॉज नहीं चाहिए। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिल जाएगा इससे, और ऑफसेट क्लॉज में जो 95% जो नहीं पूरे होते थे ऑफसेट क्लॉज, उससे भी भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें इस बिल में और क्या क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जो है ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि जो राफेल जो है वो भारत में 5 राफेल आ चुके हैं, जानते हैं हम लोग, और अभी तक जो है इसका ऑफसेट क्लॉज पूरा नहीं किया है डसोल्ट कंपनी। राफेल जो हम लोग को भारत में दिया है वो कंपनी। और इसके अलावा क्या है कि इसमें जो ऑफसेट क्लॉज ख़त्म कर दिया गया है, यह केवल
इंटर गवर्नमेंटल कोई भी डील होगा या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा या सिंगल कोई कंपनी से डील होगा तो ऐसे डील में जो है ऑफसेट क्लोज को खत्म कर दिया गया है। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा डिटेल्स, और इसका आंसर है 2002। और जो नया बना है DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। इससे पहले जो भी कंपनियों से डील हुआ था वो सब अपना ऑफसेट क्लोज पूरा करेंगे, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में जो है ESG फंड खबरों में था, यह क्या है? अगर आप शेयर मार्केट समझते हैं थोड़ा बहुत तो आपको इस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही शानदार है, लेकिन नहीं भी लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। हाल ही में ESG फंड खबरों में था, या ESG का मतलब जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। क्या है इसका मतलब पूरा समझते हैं। वैसे कंपनियां जिसका निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, वैसे कंपनियां जो शेयर बेच देते हैं, कंपनी शेयर बेच दिया सभी को, और शेयर जो ज़्यादा ज़्यादा शेयर खरीदा वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में बैठते हैं और वही डिसीजन लेते हैं कंपनी में क्या होना चाहिए। कंपनी जो है सभी कंपनी, ऐसी कंपनी गुड गवर्नेंस कंपनी कहलाती है या कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनी कहलाती है। यही शेयर और मालिकाना हक कुछ लोगों के माध्यम से सभी आम जनता को पहुंचा दिया जाता है किसी एजेंट के माध्यम से, इसे ही म्यूचुअल फंड कहते हैं। क्या है कि कंपनियों में जो शेयर लगाता है, यह शेयर एक आम आदमी लगाता है, कम पैसे देता है, उसमें कम पैसे में लगाता है। वही क्या करता है, कोई एजेंट अगर बहुत सारे आदमी से वो फंड लेके एक साथ एक बार उस कंपनी में लगाता है तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, झंझट खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो है एजेंट पर कंपनियां बहुत डिपेंड करती है, यही एजेंट को म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये एजेंट जो है किसी भी कंपनी में आम जनता का पैसा लगा देते हैं और इसके बाद इससे ये प्रॉफिट उन लोगों को देता है। तो कॉमन म्यूचुअल फंड यही होता है। और इसके आगे हम लोग बात करें तो यह एजेंट एक्चुअली में कुछ बैंक ही होते हैं, जैसे ICICI बैंक जो है अभी ये जो है प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड पर कार्य करती है। प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का कहना है कि अब वह पैसे इसी ESG कंपनी में लगाएगी। ESG कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो इन्वायरमेंट पर ध्यान देती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, यानी कि मतलब जैसे सिगरेट वगैरह कंपनी ना हो जो लोगों का जान लेता हो वैसे कंपनी में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस कंपनी हो जो शेयर बेचता है, वैसे कंपनी में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यही पूरा क्वेश्चंस का सार था और आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, इसमें सेपरेट वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री किस राज्य में प्रतिबंध कर दिया गया? देखो दोस्त, ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है। हाल ही में महाराष्ट्र में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि लूज सिगरेट अब नहीं मिलेगा, अब पूरा पैकेट मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे का दलील है क्या कि पैकेट में चेतावनी लिखी होती है तथा छपी होती है चेतावनी, जो सिगरेट पीने वाले देखेंगे और हो सके तो वो उसको बाइकआउट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो मार्केट में क्या होगा कि मुनाफा बढ़ेगा और लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, लोग खर्चीले होंगे तो इकोनॉमी भी उसके हिसाब से ग्रो करेगी। 37 मिलियन मुनाफा होती है सिगरेट से और 60 लाख मौतें होती हैं पूरे दुनिया में, ये आंकड़ा है। GATS ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार 0.7% जो है तंबाकू स्मोकिंग नशा करते हैं युवा, और 28% जो है स्मोकिंग तथा नॉन स्मोकिंग नशा करते हैं। पूरी दुनिया में भारत तंबाकू से 10 लाख मौतें होती है, और अभी जो हाल का डाटा है 1 लाख मौतें जो कोरोना से हुई है, तो ये लगभग 1%, ये लगभग मतलब 10 का एक भाग है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें, कोटपा एक्ट सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट जो है लाया गया था भारत में, उसी के तहत क्या किया गया, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने इसको बैन लगाया है और छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा पहले ही कर चुका है। क्यों कर रही है ये? तो भारत ने WHO में जो है वादा किया था कि 2004 में ये वादा किया था कि टोबैको से भारत को मुक्त कराने का डील किया था
WHO में, और अभी तक भारत कोई खास कदम इसके नहीं उठाया है, जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। इसके अलावा क्या है कि एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय स्क्रिप्ट खबरों में थी, यह किसके द्वारा विकसित की गई है? भारतीय स्क्रिप्ट जो है ये IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है। यह स्क्रिप्ट भारतीय स्क्रिप्ट जो वन नेशन वन स्क्रिप्ट पर कार्य करती है, यानी कि किसी भी देश, मतलब हमारा देश में जितने भी भाषाएं हैं सबको वो ये ट्रांसलेट कर सकती है, ऐसा कैपेबिलिटी है। एक मोबाइल ऐप के माध्यम से हिंदी, मराठी, देवनागरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, जिसको गुरुमुखी भी कहा जाता है पंजाबी को, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकती है यह ऐप। यह किस पे कार्य करती है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक, इस पे कार्य करती है। और यह जो है इस काम आएगा, जैसे पर्यटक देश में कहीं भी घूमने जाएंगे तो इसके जरिए स्कैन करके मोबाइल से वो भाषा पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही मददगार होगा पर्यटकों के लिए, ऐसा कहना है किसका? IIT मद्रास के श्रीनिवास चक्रवर्ती, जिन्होंने इनको तैयार किया है, इस कॉन्सेप्ट को लाया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्त तो क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गंगा अवलोकन नामक म्यूजियम देश को समर्पित किया है। ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्त। ये उत्तराखंड का हरिद्वार ऋषिकेश जोन में है। और इसमें क्या है कि उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से 6 प्रोजेक्ट लाए गए हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो 2014 में आया था, इसमें क्या क्या कहा गया था उसके बारे में समझते हैं। ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो लाया गया था वो क्या जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में लाया गया था, और इस समय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। एक्चुअली में 2014 में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया था, इसमें कुछ कुछ बातें कही गई थी। क्या कही गई थी कि इसमें जो है सीवेज यानी कि वेस्ट पदार्थ जो है गंगा में जाने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा जहां लोग भ्रमण कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस फैलाया जाएगा जहां पर लोगों को गंगा का पॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के ये नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये सब मुद्दे रखे गए थे और इसका बजट था 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का बजट था नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, जो 2014 में लाया गया था। उसी के तहत क्या किया गया, उत्तराखंड में अभी एक उद्घाटन किए हैं PM, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गंगा अवलोकन केंद्र बनाया गया है उसका, और इस गंगा अवलोकन केंद्र से बैठकर सभी गंगा के अवलोकन कर सकेंगे, मतलब देख सकेंगे। तो यही था मुद्दा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे। तो 2004 में आया था ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके तहत ही ये कार्य किया जा रहा है। क्या है कि कुछ राज्य किस अनुच्छेद के तहत जो है कृषि कानूनों को दरकिनार करने की संभावना तलाश रही है। अभी हाल ही में कृषि कानून आया था, जानते हैं हम लोग। कुछ राज्य जो है आर्टिकल 254(2) के तहत नए कृषि कानूनों को दरकिनार करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। क्या है कि 12 अनुसूची है भारत में, हम लोग जानते हैं संविधान में, और 7वीं अनुसूची क्या कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। मतलब केंद्र को कितना पावर होना चाहिए, राज्य को कितना पावर होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ है। समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सूची जिसमें केवल राज्य कानून बना सकते हैं, केंद्र सूची जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही विषय पे कानून बनाने के बात कर रही है। एक्चुअली में केंद्र सरकार कृषि बिल लेकर आया है जो राज्य सरकार के अंतर्गत भी आता है। तो राज्य सरकार ने इस पे कानून बनाने का सोचा है और बहुत सारे विरोध हुए हैं। कांग्रेस जो समर्थित राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह में, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस बिल को विरोध कर रहे हैं। और इसी के तहत जो है हाल में हरसिमरत कौर बादल जो है इस्तीफा दे दिए थे। केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पंजाब के ये हैं MLA हैं, यहाँ पे पंजाब से जीती हैं ये, तो ये अभी हाल में यही इस्तीफा दे दिया था। और क्या है कि जो भी कांग्रेस समर्थित राज्य हैं उसने क्या कहा है कि हम लोग खुद से कानून बनाएंगे कृषि बिल पर और इसको राष्ट्रपति से पास करवाएंगे। अगर ये राष्ट्रपति पास कर देते हैं तो ऐसा भी संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई भी बिल अगर राज्य बनाती है और उसको राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है तो केंद्र पर बनाए गए राज्य मान्य नहीं होंगे, यानी कि राज्य जो बनाएंगे वही रूल मान्य होंगे। तो इस पे अभी चर्चा चल रही है, अब देखिए क्या होता है आगे, अगर राष्ट्रपति इस पे मंजूरी देती है या नहीं देती है, ये तो बात की बात है।
इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति समाचार में रहा, यह क्या है? मौद्रिक नीति समिति जो है, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? संवैधानिक निकाय वह होता है जिसे बनाने के लिए कोई कानून लाया गया हो, मतलब पहले से ये संविधान में नहीं है, लेकिन कोई कानून के जरिए कोई एक्ट लाकर इसको बना दिया गया हो, इस बॉडी को। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि एक जो है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक। ये संवैधानिक निकाय क्या होता है कि जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है कैग, जो अभी इस समय जो है इनको ग्रीष्म मुर्मू जी को बनाया गया है, तो ये क्या है कि संवैधानिक बॉडी के अंतर्गत आते हैं। जो आर्टिकल 148 में लिखा गया है कि एक कैग होगा और उसका जो है हेड जो होगा विपक्ष का नेता होगा, जो ऑडिट करेंगे कोई भी चीज़ पे, सरकार के सारे कार्यों पे ऑडिट करेंगे, लेखा जोखा करेंगे। तो ये, और इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, यह सिर्फ मतलब सरकार के ऑर्डर से ही बन जाता है। जैसे इसका गठन किया गया है अभी 2016 में जो है, उर्जित पटेल जो RBI का गवर्नर थे, इसके समय में यह 6 सदस्यीय टीम बनी थी मौद्रिक नीति के ऊपर, जो क्या करती है, इसमें 6 सदस्य गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक सारे बैंकों का हेड होते हैं, और इसमें से जो 3 बचा वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह मौद्रिक कमेटी जो है भारत में महंगाई, इन्फ्लेशन जो है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर भी यह नियंत्रण रखती है, और इसी का तहत 4 ±4 से महंगाई दर बढ़ेगी घटेगी, यह भी बात मौद्रिक नीति कमेटी द्वारा बताया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्या है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 सितंबर को मनाया जाता है, C नंबर ऑप्शन होगा। और इस बार जो बनाया गया, इसमें थीम था यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, क्या हाल ही में राहुल तेवरिया खबरों में थे, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो सभी जानते हैं कि क्रिकेट से जुड़े हैं। ये 5 बॉल में लगातार 5 छक्के मारे हैं। IPL में खूब सुर्खियां बटोरी है, राजस्थान रॉयल्स के खेलते हैं और हरियाणा के खिलाड़ी हैं। 31 बॉल पे 63 रन बनाए हैं। यही था टोटल सारी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप पॉज कर करके वीडियो को लिख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।